रमेश पोखरियाल निशंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीएसई की 12th बोर्ड की परीक्षा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी राज्यों के जो राज्य, कुछ ही राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि हमको थोड़ा सा और भी मौका दीजिए। हालांकि उनका भी सकारात्मक रूप था, लेकिन और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं उनके लिए, वो 25 मई तक उन राज्यों के सुझाव भी आ जाएंगे। और मैंने कहा है, अपने अभिभावकों से भी कहा है, आपसे भी कहा है, अध्यापक कर्मी से भी कहा है, यदि आपके भी कोई सुझाव होंगे तो मेरे ट्विटर पर आप अपने सीधे सीधे सुझाव भेज सकते हैं। मुझे भरोसा है कि जो हमने आपको कहा है कि 1 जून से पहले और 25 मई के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम आपको अवगत करा सकें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के निर्देश में आपकी सुरक्षा हमारे लिए पहली है और आपके जीवन और आपका भविष्य भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है। और इसलिए इन सब को ही ध्यान में रख करके जो भी परिस्थितियाँ भविष्य के लिए बनेंगी, हम आपके साथ खड़े हैं। आप निश्चिंत होकर के रहिए, आप बिना तनाव में रहिए। समय के साथ इन परिस्थितियों के साथ हमको जूझना है, इसी में हम रास्ते भी निकालने हैं। हम आपका भविष्य, हमने पिछले वर्ष भी, हम दुनिया का वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसने अपने बच्चों का एक वर्ष खराब नहीं जाने दिया था, और सारी दुनिया ने इस बात को देखा है। और हमने आपकी सुरक्षा, हमारे लिए हर हालत में आपकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसलिए फिर मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और जो भी निर्णय होगा वो आपके हित में होगा, आपके जीवन के सुरक्षा की दृष्टि से होगा, और आपके भविष्य में आपके भविष्य को लेकर के होगा। मैं एक बार फिर सभी अभिभावकों का, अध्यापकगण का, मेरे छात्र छात्राओं, आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आज मैं विशेष करके अपने देश के रक्षा मंत्री जी, जो केंद्र में कई बार विभिन्न मंत्रालयों का जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, और जो उत्तर प्रदेश में याद आता है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहा हूँ, वो ऐसे ऐतिहासिक शिक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री तो थे ही। आज उनके सानिध्य में पूरे देश का शिक्षा तंत्र ने पूरा बहुत देर तक विचार विमर्श किया है, बहुत सार्थक, बहुत ही सार्थक। पूरा देश के शिक्षा, सभी राज्य एकजुट है। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता होती है, और मैं उन सभी राज्यों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और मेरे जो सहयोगी मंत्री आदरणीय जावड़ेकर जी, आदरणीय स्मृति ईरानी जी को भी मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक बार आपको शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि 1 जून को परीक्षा पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि आप भी उनके ट्विटर हैंडल पर कोई सुझाव दे सकते हैं। 12वीं की बोर्ड परीक्षा सीबीएसई की होनी है, किस तरीके से होंगी नहीं होंगी, क्या कुछ स्वरूप रहेगा, इन तमाम बातों पर फैसला होना अभी बाकी है। आपको जानकारी दे दें कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज एक हाई लेवल बैठक भी हुई। बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने कहा कि परीक्षा होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पहले छात्रों का वैक्सीनेशन हो, उसके बाद परीक्षा हो। बैठक में राजनाथ सिंह ने परीक्षा कराए जाने को लेकर सभी राज्यों से लिखित में जवाब मांगा है। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को 2 दिन के अंदर लिखित में जवाब भेजना है। सभी राज्यों से जवाब मिलने के बाद ही 30 मई 1 जून के करीब आखिरी फैसला लिया जा सकता है, यानी बहुत जल्द इस पर फैसला लिया जा सकता है। आपको याद दिला दें कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया गया था, और अब उस पर फैसला लिया जाएगा कि ये परीक्षाएं कब होंगी, क्या स्वरूप रहेगा, होंगी या नहीं होंगी, और अगर होंगी तो उससे पहले क्या कुछ एहतियात बरते जाएंगे। क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए सीबीएसई 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित कर दिया गया था, उनको पोस्टपोन कर दिया गया था। अब नई तारीख क्या आती है, क्या फैसला सरकार लेती है, जरूर देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि सुझाव भेजे जा सकते हैं, और तमाम राज्यों से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं, लिखित में जवाब भी मांगे जा रहे हैं।
सीबीएसई परीक्षा पर अब फैसला 30 मई को लिया जाएगा। 1 जून तक आखिरी फैसला लिया जा सकता है, यानी अभी इंतजार किया जा रहा है कि जो तमाम राज्य हैं वो अपने अपने स्टेट की हालात को देखते हुए केंद्र सरकार को लिखित में जवाब दे दे। और अब बात करेंगे कोरोना अपडेट की। यूपी में 24 घंटे में 4,844 नए केस सामने आए हैं, जबकि 14,086 डिस्चार्ज हो गए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे की बात करें तो 234 कोविड पॉजिटिव की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक कुल 19,209 कोविड पॉजिटिव की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 84,880 रह गई है। लखनऊ में 24 घंटे में 301 नए केस सामने आए हैं, जबकि 851 डिस्चार्ज हो गए हैं। लखनऊ की बात करें तो 24 घंटे में 18 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। लखनऊ में कुल एक्टिव केस की संख्या की अगर बात कर लें तो 5,458 पहुंच गई है कुल एक्टिव केसों की संख्या, यानी धीरे धीरे करके अब उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो राहत दे रहे हैं, घट रहे हैं। प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,844 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 14,086 है। आज एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घटकर के 84,880 रह गई है। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 234 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक्शन में हैं। सीएम आज बुंदेलखंड के झांसी और बांदा दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कोविड से निपटने के लिए सरकारी इंतजामों को देखा। इस दौरान सीएम योगी झांसी के गढ़मऊ गांव में भी गए और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम से मुलाकात की। इधर सीएम ने बांदा पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को ही फ्री में खाद्यान्न देंगे। यूपी में 10 लाख युवाओं को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 1 जून से सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रहे हैं और खुद ग्राउंड पर उतरकर निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। आज वो बुंदेलखंड के दौरे पर रहे, गांव में जाकर भी हालातों को उन्होंने देखा और ये सुनिश्चित उन्होंने किया कि 1 जून से सभी 75 जिलों में अब वैक्सीनेशन 18+ के लिए भी शुरू हो जाएगा। 1 जून से हम लोगों ने ये व्यवस्था भी की है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। अब तक हम लोग प्रदेश में 1,62,00,000 लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 18 से 44 के बीच के जो युवा हैं, इनको भी वैक्सीन देने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक हम लोगों ने 18 से 44 के बीच की उम्र के 10 लाख से अधिक लोगों को, युवाओं को वैक्सीन दिया है। अभी तक हमारे कमिश्नरी मुख्यालय और कुल 23 जनपद हमारे वर्तमान में 18 से 23 उम्र के लोगों, 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की कार्रवाई के साथ जुड़े थे। 1 जून से 75 जनपदों में हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैंने इस संबंध में माननीय जनप्रतिनिधियों से भी उनकी सक्रियता के साथ, जो भूमिका अब तक रही है उसी सक्रियता के साथ वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफल बनाने, जीरो वेस्टेज तक पहुंचाने, हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए अलग से बूथ बनाने और हर यूथ को इसके लिए प्रेरित करने के लिए स्वयं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है। और गांव-गांव में भी हम लोगों को प्रेरित कर सकें। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हर ग्राम पंचायत में आगे बढ़ सकें, इस दिशा में भी प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम सफलतापूर्वक इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने और उसके अपेक्षित परिणाम लाने में सफल होंगे। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई की सहायक प्रोफेसर के पद पर हुई नियुक्ति के बाद लगातार उठ रहे सवालों के बीच आज खुद
बेसिक शिक्षा मंत्री ने सामने आकर इस मुद्दे पर बयान दिया। सोनभद्र में कोरोना संकट के बीच इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे सतीश द्विवेदी ने अपने भाई की EWS कोटे के तहत सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में हुई नियुक्ति के सवाल पर कहा कि उनके भाई की नियुक्ति विश्वविद्यालय के मानकों और नियमों के मुताबिक हुई है। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी की बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कपिलवस्तु के सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में नियुक्त हुए हैं। इसी के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि मंत्री सतीश द्विवेदी ने नियुक्ति में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, मंत्री के भाई होने के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर कोटे में नियुक्ति होने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब खुद सतीश द्विवेदी का कहना है कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को उनके भाई की नियुक्ति पर कोई आपत्ति है तो वो मामले की जांच करवा सकता है। देखिए, एक अभ्यर्थी ने आवेदन किया है और एक विश्वविद्यालय ने अपनी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए साक्षात्कार के माध्यम से उसका चयन किया है। इस मामले में ना हमारा कोई हस्तक्षेप है, ना हमको कुछ कहना है। अब ये दुर्भाग्य है कि वो हमारा भाई है। जिसको कोई आपत्ति हो तो उसका जांच करा सकता है। इस देश में सबको ये छूट है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया पर आपत्ति कर सकता है, उसकी जांच करा सकता है। इससे ज्यादा मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं। राजधानी लखनऊ में आज जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश जिले में राशन वितरण का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। डीएम अभिषेक प्रकाश कैंट और हेवलॉक रोड की सरकारी राशन की दुकानों पर पहुंचे और वहां लोगों को मुफ्त राशन बांटने का मुआयना किया और इस बात की तस्दीक की कि गरीबों को पूरा राशन दिया जा रहा है या नहीं। इस दौरान डीएम अभिषेक प्रकाश ने खुद राशन की दुकानों में जाकर बांटे गए राशन की दोबारा से तौल करवाई और राशन लेकर घर जा चुके लोगों से भी फोन पर बात करके जांच पड़ताल। क्या क्या मिला है? कितने लोग हैं परिवार में?